नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा। एंड आप सबका एक बार फिर से तरुणा डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है। एंड और आज से जो है हम आपकी क्लासेस फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो जो आपके टेस्ट पेपर्स, जो इम्पोर्टेंट टेस्ट पेपर्स हैं, मैं आपको वो करवाऊंगी। तो आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं बेस्ट कंटेंट लाने की जो है वो ट्राई करूँगी और आपकी हर क्वेरी को जो है वो सोल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा जो टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। और ये जो है वो आर्मी का ही टेस्ट पेपर है। सो आप इसको कंटिन्यू करिए और जो है क्लास को में एंड तक बने रहिए, तभी आपको जो है अपने आप का पता चलेगा कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा जो ये टेस्ट पेपर है हम बिना टाइम वेस्ट किए अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, पशुपति। बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो ना ही विष्णु की करते थे, ब्रह्मा की भी नहीं, इंद्र की भी नहीं, वो किसकी करते थे? पशुपति की। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दांडी मार्च किसने किया था? बताइए। सरदार पटेल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये तो शायद आपको पता होगा कि दांडी मार्च किससे रिलेटेड है? नमक से रिलेटेड है। और ये किसने किया था उस टाइम? जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। तो ये तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। बिकॉज आपके सपोर्ट की भी हमें उतनी ही ज़रूरत है। बट एक बात और कि आपको जो है वो सिर्फ पढ़ाने की फैसिलिटी नहीं, आपको हमारे चैनल पे जो है वो बुक्स भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आप जो है वो जो आर्मी जीडी है, ट्रेड्समैन है, उसकी जो है हमारे चैनल पे बुक्स भी अवेलेबल है। और बुक्स भी कंटेंट बहुत बेस्ट है, आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। और आप जो है वो बुक्स ई बुक भी ले सकते हैं, ई बुक के प्राइस उसमें मेंशन रहेंगे। और आप जो है वो यदि घर बैठे मंगवाना है आपको, तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, इंस्टा, मोजो से भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको घर बैठे जो है हमारी बुक्स भी मिल जाएगी और आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगी। और आपका एग्ज़ाम 100% जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमारी बुक में जो है वो बेस्ट कंटेंट है। हम ठीक है। सो तो अभी जो है हमारे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्लीज़ आप बुक मंगवाइएगा। और देखो अभी थर्ड क्वेश्चन, किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में लगभग एक समान दिन लगता है? बताइए। पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में लगभग एक समान दिन लगता है? बताइए। एक दिन लगता है किसको? पृथ्वी को, मंगल को, बुध को या शुक्र को? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बुध को। बुध को क्या है? एक दिन लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बताइए। नीलम संजीव रेड्डी, हुकुम सिंह, बलीराम भगत, गणेश वासुदेव, मावलंकर। बताइए। मावलंकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एनएसजी का विस्तारित रूप। मैंने आपको बताया था जो ये विस्तारित रूप वाला है, जो जिसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये क्वेश्चन 100% कर लीजिए। क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपको फुल फॉर्म का डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो। तो जो जो आपके टेस्ट पेपर में फुल फॉर्म से रिलेटेड आते हैं वो सभी अच्छे से कर लीजिए। तो एनएसजी का विस्तारित रूप क्या है? न्यू सैंपल गारंटी, नेशनल सेविंग गारंटी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सर्विस गार्ड। बताइए। तो एनएसजी का विस्तारित रूप जो है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कप क्रिकेट खेल से संबंधित है? बताइए कौन सा कप? ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी या ये सभी? तो जो क्रिकेट से कौन सी ट्रॉफी जो है, कौन सा कप रिलेटेड है? ईरानी, दलीप, देवधर या ये सभी? तो अगर आपने सुना हो तो ये सारी ही जो है वो क्रिकेट में ही मिलती है, ईरानी, दलीप, देवधर, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? अर्जुन, पद्मश्री, द्रोणाचार्य या भारत रत्न? बताइए। तो किस नागरिक सम्मान की आकृति जो है सम्मान दिया जाता है वो किस पीपल के पत्ते के समान होती है? बताइए। अर्जुन की, पद्मश्री की, द्रोणाचार्य की या भारत रत्न की? तो भारत रत्न की जो आकृति है वो पीपल के पत्ते के समान होती है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से है? बजट घाटा, सरकारी व्यय घाटा, उधार सरकारी व्यय घाटा, राजस्व प्राप्ति, बजट घाटा, जमा उधार और देयताएं? बताइए। वित्तीय घाटा, फाइनेंशियल डेफिशिएट जो है वो किससे रिलेटेड है? बजट घाटे से है, सरकारी व्यय घाटा, उधार से है, सरकारी व्यय घाटा, राजस्व प्राप्ति से, बजट घाटा, जमा उधार, देयताएं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, नाग क्या है? बताइए। नाग क्या है? टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र है, मल्टी स्टेज रॉकेट प्रणाली है, सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है? बताइए। तो नाग क्या है? नाग आपका टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया या स्लोवाकिया? बताइए क्या कहलाते हैं ये? तो ये पांचों मिलकर क्या बनता है? स्कैंडिनेविया। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अंटार्कटिका? बताइए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अंटार्कटिका? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, गोवा किस वर्ष पूर्ण रूप से भारत का अंग बना? बताइए किस वर्ष? वर्ष 1958 में, वर्ष 1961 में, वर्ष 1965 में या वर्ष 1972 में? तो गोवा किस वर्ष में जो है वो पूर्ण रूप से भारत का अंग बना? भारत का अंग जो है वो वर्ष 1961 में बना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले जो गोवा जो भारत के अंदर कब शामिल हुआ? 1961 में। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, नई दिल्ली में, हेग में? बताइए। ये तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आईज क्लोज करके बिना देखे आप टिक कर दीजिए न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन, अकबरनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। अकबर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम, फिरदौसी? बताइए अकबरनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अकबर हैं, अबुल फजल हैं, गुलबदन बेगम है या फिरदौसी हैं? तो अकबरनामा नामक के पुस्तक के लेखक जो है वो अबुल फजल है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ओरेविले आश्रम की स्थापना किसने की? बताइए। अरविंद घोष ने, बाबा आमटे ने, विनोबा भावे ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? बताइए। ओरेविले आश्रम की स्थापना, बताइए। ओरेविले आश्रम की स्थापना जो है वो अरविंद घोष ने की। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज होती है, भूतापीय होती है, गतिज होती है या जल विद्युत होती है? बताइए। तो गतिमान वस्तु में आपकी जो है वो गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में स्थित रहता है? बताइए। आयाम, प्रत्यानयन, आवर्त काल, गतिज ऊर्जा? बताइए। तो सरल आवर्त गति में जो स्थित रहता है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आवर्त काल। ऑप्शन नंबर सी, आवर्त काल। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन जो है वो मैं आपके टेस्ट पेपर्स में लेके आती हूँ। जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उससे बाहर मैं एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बताती हूँ। ठीक है।
ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस ही मैं आपको करवा रही हूँ बार बार। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? एक्स किरणों से, गामा किरणों से, कॉस्मिक किरण से, अल्ट्रा वायोलेट किरण से? बताइए। तो वायुमंडल में ओजोन परत जो है वो अल्ट्रा वायलेट किरण से जो है वो हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका आयतन? बताइए। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो तांबे की गेंद को जब गर्म करते हैं तो इसका आयतन जो है वो ऑलवेज क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ठीक है। नेक्स्ट, बैल किसकी इकाई है? बताइए। तीव्रता की, पिच की, तरंग दैर्ध्य की, या ध्वनि की? बैल किसकी इकाई है? ध्वनि की। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? बताइए। किसी तत्व के गुणों को क्या प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार, या तुल्यांकी भार? ठीक है। बताइए, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक। ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लास को, ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम क्या कहलाता है? बताइए। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंदर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम क्या कहलाता है? बताइए। बोयल नियम कहलाता है, ग्लूसेक नियम कहलाता है, चार्ल्स नियम कहलाता है, या आवोगाद्रो नियम कहलाता है? बताइए। ये जो नियम दिया है आपको, ये नियम क्या कहलाता है? ये नियम जो है वो आपको आवोगाद्रो नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, गैस टरबाइन आधारित है कार्नो चक्र पर, फिर चोप चक्र पर, बेट्रोन चक्र पर, या रेनकोइन चक्र पर? बताइए। तो गैस टरबाइन जो है वो बेट्रोन चक्र पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल में लवण है, उसका रासायनिक नाम है? CaO, Ca, HCO2 ब्रैकेट 3, CaO2, Ca ब्रैकेट HCO3 2? बताइए। तो 24 नंबर जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल में लवण है, उसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, CaHCO3 2। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 25, तांबा तथा जस्ता मिश्रण है। बताइए। तांबा तथा जस्ता मिश्रण है कांसा का, पीतल का, इस्पात का, जर्मन सिल्वर का? तो तांबा और जस्ता जो है वो ऑलवेज पीतल का मिश्रण होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। बैट्सन ने, ओचोया ने, जॉनसन ने, या कोनबर्ग ने? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है वो कोनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कीट है? चींटी, तिलचट्टा, खटमल, या ये सभी? बताइए। कीट चींटी है, तिलचट्टा भी है, खटमल भी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बिना देखे ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट कर देना है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए। कौन सी गैस जो है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? वायु को प्रदूषित जो है वो ऑक्सीजन नहीं करती है प्रदूषित, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है? 21% ही होती है। तो जो ऑक्सीजन है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती। बाकी जो गैसें होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वो वायु को क्या करती हैं? वो प्रदूषित करती हैं। ठीक है। देखो नेक्स्ट, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? बताइए। ब्लड बैंक प्लीहा को, यकृत को, हृदय को, या इनमें से कोई नहीं? तो ब्लड बैंक जो है वो प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए अब नेक्स्ट, ए ग्रुप वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, बताइए। ए ग्रुप वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, बी का, बी ग्रुप का, ए तथा ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप, बी तथा ओ ग्रुप। तो ए ग्रुप रक्त वाले व्यक्ति को जो है ए और ओ ग्रुप का जो है वो रक्त दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, अब आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक अंग्रेजी वर्णमाला सीखने वाला छोटा बच्चा केवल सीधी रेखाएं ही खींच सकता है, वह बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर लिख सकता है। ये बोल रहा है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला सीखने वाला छोटा बच्चा, ठीक है, वो सीधी रेखाएं ही खींच सकता है। मतलब एक छोटा बच्चा है, वो सीधी रेखा, मतलब इस तरह से सीधी रेखा खींचकर ही वो क्या करता है, वो अक्षर बनाता है। तो वो ऐसे कितने अक्षर बनाएगा, तो ऐसे टोटल कितने अक्षर होंगे, देखो आपका ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी, क्योंकि डी, फिर उसके अंदर सीधी लाइनें किस में आएंगी, ई में आएंगी, फिर किस में आएगी, एफ में आएगी। ये आपको लिख के ही देखना पड़ेगा, इस तरह से आपको याद नहीं होगा, ठीक है। ए ई एफ, फिर जी नहीं होगा, फिर एच हो जाएगा, फिर क्या होगा, आई हो जाएगा, फिर जे नहीं होगा, फिर के हो जाएगा आपका, के में भी तो सीधी लाइनें आएगी, फिर के, फिर एल हो जाएगा, जे के एल, फिर एम, फिर एन में भी सीधी लाइनें होगी, एन ओ पी क्यू आर एस, फिर टी, यू में भी नहीं होगी, फिर वी, यू वी डब्लू, एक्स में भी हो जाएगी, वाई में भी हो जाएगी और जेड में भी हो जाएगी। अब इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, आप अपनी अंगुलियों पे ही इसको देख लेना और काउंट करते जाना और सीधा आंसर टिक कर देना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि 15 बजे एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण जो है वो कितना होगा, बताइए, बताइए कितना होगा। 15 बजे मतलब 15 बजे मतलब 12 13 14 15, तो 12 1 2 3 मतलब 3 बजे, ठीक है। तो 3 बजे तो यहाँ पे 12 1 2 3 यहाँ पे बजते हैं, फिर यहाँ पे 6 होता है, फिर यहाँ पे 9 होता है ना। तो ये बोल रहा है 15 बजे मतलब यहाँ पे 3 बजे। तो 3 बजे आपको पता है जब ये जो कोण है पूरा 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो ये कौन सा कोण बनेगा ये हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, ये सीधा जो है वो 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा। दूसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, देखिए। तो दूसरे स्थान पे सबसे पहले देखो, हाँ आप इसमें सब में चेक करो, PRESIDE, पी बी में देखो PRESIDE, ये तो चारों में आ रहा है PRESIDE, यहाँ तक तो छोड़ दो आप, ई तक। अब देखो फर्स्ट नंबर पे तो ए ही आएगा क्योंकि ये ई पे खत्म हो रहा है। अब सेकंड नंबर पे पूछा है तो ई के बाद में एन 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 तीनों में है, तो एन तक आ जाओ आप, ठीक है, ये एन तक हो गया। अब एन के बाद देखो, एन के बाद इसमें टी है, इसमें सी है और इसमें टी है, तो छोटा कौन सा है, सी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है 5 लड़कों ने एक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी की, 5 लड़कों ने कंपटीशन करा, ठीक है। तो ये बोल रहा है जैसे जैसे ये बोले आप वैसे वैसे लिखते जाया करो। आर का स्थान एस से निम्न है, एस से नीचे है, आर का स्थान लिख लिया हमने। वी का स्थान डी से ऊपर, एक बार ये छोड़ दो। के का स्थान आर और वी के बीच में है, के का स्थान आर और वी के बीच में, मतलब आर और वी तो फिर नीचे ही होगा क्योंकि टोटली 5 है, तो के इनके बीच में है। वी का स्थान डी से ऊपर है, तो डी इसके नीचे आ जाएगा। किसका स्थान सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा स्थान किसका है, एस का। आपको देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए, न्यायालय में क्या किया जाता है? न्याय। न्यायालय में क्या किया जाता है? न्याय। कि न्यायालय में काम क्या किया जाता है? काम क्या है? न्याय करने का। तो विद्यालय, विद्यालय में क्या काम होगा? विद्यालय में विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, शिक्षक, ये सब क्या होते हैं? काम करने वाले हैं। और एक शिक्षा ऐसी चीज है जो विद्यालय में करी जाती है, विद्यालय का मेन मकसद होता है, मेन मोटो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट, 80 और 90 के बीच आने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्रमशः कौन सी है? बताइए, 80 और 90 के बीच आने वाली। तो 80 और 90 के बीच आने वाली सबसे बड़ी और छोटी अभाज्य प्राइम नंबर, तो आपको ये बताया था, मैंने पहले पढ़ाया था तब कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें खुद का और 1 का, सिर्फ इन दोनों का ही भाग जाता हो, बाकी कोई प्राइम नंबर, बाकी जो है वो वही प्राइम नंबर होंगे। जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो देखिए, पहले पूछा है सबसे बड़ा प्राइम नंबर, तो सबसे बड़ा 90 से पहले जो आता है वो कौन सा है? 87 हो गए, 89, तो 89, तो ये तो क्या हो जाएगा? 89। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 80 के बाद में, 80 के बाद में हो जाएगा 83। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये बोल रहा है 189 और 135, इसका सरल रूप कीजिए। तो सरल रूप कीजिए, पहले हम 9 की टेबल से कट कर देते हैं। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और यहाँ पे 4 बच गया, 9 पांजे 45। अब 3 की टेबल से 3 7 21, 3 पांजे 15। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये जो है आपका बीज गणित का जो है वो ये एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है कि 27 a की पावर 4b माइनस 64 a b की पावर 4। अब देखो ये कैसे सोल्व करेंगे हम बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें क्या कॉमन ले लो? a और b कॉमन ले लो। हम इसको छोटा बनाते हैं, तो a और b कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 27 a की पावर 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 64 b की पावर 3। आ गया ना? ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो? ए भी, अब इसको ये 27 किसकी क्यूब होती है? 3 की, तो 3a की क्यूब माइनस 4b की क्यूब, ये बन गया। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये आपका क्या बन गया? a की क्यूब माइनस b की क्यूब। और a की क्यूब माइनस b की क्यूब आपको पता है तो क्या होता है? a माइनस बी, ए की स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी की स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। तो हम इसी तरह से लिखेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा ए बी, अब आ जाएगा a माइनस बी, तो 3a माइनस 4b, और आगे आ जाएगा 3 तिया 9, 9a की स्क्वायर प्लस 3 चौके 12, 12ab प्लस 4 चौके 16b की स्क्वायर। अब आपका ये आंसर आ गया, आप ये चेक कर लीजिए। अब ए बी 3a माइनस 4b, 9a की स्क्वायर प्लस 12ab 16b, ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण की माप 60 डिग्री है, तो दूसरे न्यून कोण की माप क्या होगी? एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण जो है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो एक का माप आपको 60 दिया है प्लस एक्स, तो एक्स निकालोगे आप तो 90 में से 60 गए 30, कितने का बचा? 30। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है? देखो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो हमेशा जब आपको
त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग दी जाए, क्या दी जाए, तीनों भुजाएं अलग अलग दी जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप को हमेशा किससे शो करते हैं, एस से। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, जो तीनों भुजाएं हैं उनको ऐड कर लो, उसमें 2 का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 और 13 कितना हो गया, 10 और 10 20, 20 5 5 30, ये हो गया 30 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ गया आपका अर्ध परिमाप 15। अब आपका त्रिभुज की का जो क्षेत्रफल है वो निकालने का फॉर्मूला होता है अर्ध परिमाप माइनस ए, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, अर्ध परिमाप माइनस बी और अर्ध परिमाप माइनस सी। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, अर्ध परिमाप आपका कितना 15। ठीक है, 15 माइनस सबसे पहले 5, ए क्या है आपका 5, फिर 15 माइनस 12, फिर क्या हो जाएगा 15 माइनस 13। बस जो जो लिखते जाओ उसी को सोल्व करते जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15, 15 में से 5 गए 10, 15 में से 12 गए 3 और 15 में से 13 गए 2, ये मल्टीप्लाई करो, 15 धाए 150, 150 और 15 तिये 45, 45 दूनी 90, ये कितना आ गया आपका 900, 900, और 900 का क्या हो जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सबको समझ आ रहे हैं, क्वेश्चंस जो है बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ और ये क्वेश्चंस इजी भी हैं, बट आपके इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यही लेवल आपके एग्जाम का है, तो आप जो है इन क्वेश्चंस को स्किप मत करो। कई बार जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, हम उनमें भी जो है वो उसमें भी हम कई बार गड़बड़ कर देते हैं, तो इसीलिए जो है मैं आपको फॉर्मूला वाइज बेसिक से सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो आप अच्छे से समझो क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, बताइए। साइन 30 डिग्री का 1/√2 होता है, 1/2, 1/√2, √3/2 या 2/√2। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/2, ये शायद सभी बच्चों को लर्न होगी। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है आपको सोल्व करना है 25 × 63। अब ये डिवाइड में है तो यहाँ लिख लो प्लस 27 - 2। अब इसको काट दो, 7 × 9 = 63, ये कट रहा है तो काट दिया। 25 × 9 कितना था हमारा 225। अब 27 में से 2 घटाया कितना आया 25, तो 225 और 25 250। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट, इजी है, बट ये कैलकुलेशन भी कई बार हम इजी कैलकुलेशन में भी कुछ स्किप कर देते हैं, कर देते हैं, तो करने का तरीका समझिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे निकालेंगे तो हम बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कई बार बच्चों को नहीं आता है, तो ऐसे निकालेंगे तो पहले हम 2 का, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 9, फिर 2 का 3, 1 2 9, ठीक है, फिर 2 का 3 1 1 9, फिर 3 का 1 3, फिर 3 का, ठीक है। ये आपका क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 8 24 और 24 तिया 72। ऑप्शन नंबर डी बी जो आपका करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आपको इस तरह से नहीं बताऊंगी, आप देखिए इस तरह से करिए, आपका डायरेक्ट हो जाएगा। देखो 4 8 से 4 कट रहा है, 4 दूनी 8, तो मतलब इसका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये 9 से 3 कट रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9, 8 9 में 72। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर। आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है, ठीक है। जो 2 संख्याएं या कोई भी संख्या किसी से कट रही है तो वो लिख दो, या फिर अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो 4 दूनी 8, ठीक है, ये इस तरह से करना, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अब आपको 48 का परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज बताने के लिए आप क्या करोगे, नीचे 100 लगाओगे, 100 लगाओगे
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 48 इसका भाग दोगे आप, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे जो है वो पॉइंट, फिर किस में भाग जाएगा, 4 बार 400, फिर यहाँ पे क्या बचा 80, फिर यहाँ पे एक बिंदी और लग गई और 4 8 ये 800, इस तरह से होता है ये। तो 0.48, ये सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने इजीली आपको सोल्व करके दिखा दिया। देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और उसे बेचने पर 20 का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। कोई वस्तु है, कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये में खरीदी और उसे 120 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का। कितने का हुआ, 20 रुपये का। परचेज प्राइस कितनी है, 100। प्रॉफिट कितना है, 20। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, प्रॉफिट हमेशा परचेज प्राइस पे निकलता है। प्रॉफिट अपॉन परचेज प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 20। परचेज प्राइस कितनी है, 100 इंटू 100। 100 से 100 कट हो गया और आपकी जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट हो गया, 20%। ठीक है, देखो नेक्स्ट। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए। नेचुरल नंबर, 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताइए। तो आपको क्या बताना है, एवरेज। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल। तो एक तो आपके पास तरीका है, आप इस तरह से जोड़ो, तो इसमें आपके क्या जाएगा, टाइम जाएगा। 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, ठीक है। 28 और 8 कितना हो जाएगा, 28 और 8 28, 29 30, 30 36, ठीक है। 36 और 9, 36 और 9 कितना होता है, 36 और 9 45, 45 और 10 55। ये तरीका होता है, इसमें आपको टाइम लगेगा। एक आपको सम निकालने का क्या होता है, n+1 और अपॉन क्या होता है, n+1/2, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10, 10 10+1 11/2, ये कट हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 55। आपको एवरेज निकालना है 10, इसका 10 का डिवाइड करा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 5.5। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। देखो, अब आपको इसको सोल्व करना है। 20 की स्क्वायर माइनस 16 की स्क्वायर, इसका मान बताना है। तो 20 की स्क्वायर आपको पता है क्या होती है, 400। 16 की स्क्वायर आपको पता है क्या होती है, 256, ठीक है। तो 400 में से जब 256 घटाओगे तो आपका क्या बचा, 144। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और 3 में से 2 गया 1। और 144 किसकी स्क्वायर होती है, 12 की। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बिना देखे टिक करना है, ठीक है। समझ आ रहे हैं, ये मत समझना इजी है तो हम करेंगे नहीं। कई बार जो है वो इजी क्वेश्चंस में ही मार खा जाते हैं और क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं। कितने समय में 400 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 हो जाएंगे। ये बोल रहा है कि 400 रुपये पे 8% जो है वो इंटरेस्ट लग रहा है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो वो 8% ब्याज लग के वो जो पैसे हैं वो 496 रुपये कब हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 400 पे 8% क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। 4 8 32, एक साल का इंटरेस्ट कितना है, 32। अब हमने क्या किया, इंटरेस्ट टोटल कितना है, 496 माइनस 400, इंटरेस्ट टोटल कितना है आपका 96, और एक साल का इंटरेस्ट कितना है 32। तो ये 96 कितने साल का हो गया, 32 दिया 96, 3 साल में ये पैसा जो है वो 496 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। देखो 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, बताइए। अब आपको तृतीय अनुपाती, जब मैंने अनुपात समानुपात का चैप्टर करवाया था तब आपको बताया था।
इसका तृतीयानुपाती बताना है, तो ये जो है आपका मध्यानुपाती, इसको हम 2 बार लिख लेंगे इस तरह से, और हमें हमारा तृतीयानुपाती बताना है। तो इसमें क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल। तो हमें क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू आंतरिक पदों का गुणनफल। अब इसको काट दो, किससे कटेगा, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 3 आठे 24, 8 चौके 32। तो तृतीयानुपाती क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी सभी अपने आप को रैंकिंग देना और ये चेक करना कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी, हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करना है। बड़ी से छोटी में करनी है तो 5/18 करेंगे, 18 चौके 72, तो ये क्या हो जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन सभी ने अपने आप को रैंक दे दी होगी, तो सभी के आई थिंक ये तो सारे ही क्वेश्चन सही हुए होंगे, बिकॉज यू आर द बेस्ट। सभी स्टूडेंट जो है वो बेस्ट हैं। सो और जो है आप डेली आप टेस्ट पेपर लगाइए अपना, और अपने आप को रैंकिंग दीजिए। ठीक है, और आज की पूरी क्लास देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय, कल फिर से मिलते हैं।